हेलो एवरीवन। प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है विपिन चंद्रा के बुक से, एनसीईआरटी से। इस चैप्टर का ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई थी? तो भारत में पहले तो सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की होता था, जिसकी जगह पे 1865 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जिम्मेदाता किसे माना जाता था? तो नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस का जिम्मेदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता था। कंपनी की नागरिक सेवा उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो कि नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह से कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया। ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, लेकिन कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्यवाही को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने कलकत्ता में कॉलेज की जगह पे इंग्लैंड में हैलीबरी में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, या फिर दोनों सही नहीं है, या फिर इसमें से कोई एक सही है। तो पहला दिया हुआ है कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई, ये गलत है। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था जो है उसको स्थापित की थी। हर थाने का प्रधान दारोगा होता था, जो कि भारतीय होता था। दूसरा क्या दिया हुआ है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, ये सही है। पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ था। इसका सृजन करने वाला कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। ऑप्शन फर्स्ट यानी दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने के प्रमुख कारण क्या थे? 3 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कारण था। या तो तीनों ही था, या तो तीनों में से कोई एक था, या तीनों ही नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपका ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, दूसरा 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों के प्रसार जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया, और तीसरा भारत में पूर्ण आधुनिकीकरण करना। तो इसमें से आपका ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए और 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों के प्रसार जिसने कि ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया, ये दोनों ही कथन सत्य है। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसमें पहले तो 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय हुआ था। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में स्टार्ट हुई थी, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को बदल रहा था। उद्यमन औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने की नीति के जरिए नहीं हो जाता था।
बल्कि इसके लिए भारतीय समाज के आंशिक रूपांतर और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशाएं उत्पन्न कर दी। इस दौरान यूरोप तथा ब्रिटेन में नए विचारों का एक नया ज्वार देखा गया, जिसने कि भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। तो नया चिंतन जो है वो 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति में से ये उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस नए चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया तथा उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों इसके प्रमुख कारण हैं, यानी ऑप्शन ए ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 2 कथन दिए हुए हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही मैंने बताया है। इसमें कथन है 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और दूसरा है 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासनिक की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा में की गई थी। तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि इन कथनों में कौन सा सही होगा। तो पहला तो ये दोनों ही कथन सही है, ये भी 1813 वाला भी और 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों में किया और व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। ब्रिटिशों ने 1813 में यानी 1813 तक भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया? ब्रिटिश सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। और दूसरा कथन है रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। तो इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो ये तो ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। ना तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था, और न ही दूसरा 18वीं सदी में यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। ये दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। शुरुआत में तो इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वारेन हेस्टिंग और प्रसिद्ध लेखक तथा सांसद एडमंड बर्क थे। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, लेकिन उन्हें बड़े ही सावधानीपूर्वक धीरे धीरे लागू किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दीबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। और 1800 ईस्वी तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पे 1800 में रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पे बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा था, जो कि भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। तो भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी न तो पहला और ना ही दूसरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा सामाजिक आंदोलन था सती विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट,
1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बेंटिक ने घोषणा की कि पति की चिंता पर विधवा के जल मरने की कार्रवाई में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें भी अपराधी माना जाएगा और भारी दंड दिया जाएगा। ओके, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है। पहला, 1858 के बाद ब्रिटिशों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और दूसरा, ब्रिटिशों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। तो इन कथनों में से कौन सा सही है, या फिर दोनों सही नहीं है, या फिर इसमें से कोई एक सही है? तो ये इनमें से दोनों ही सही है। ठीक है, अंग्रेजों ने आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय अपने समाज के आधुनिकीकरण और अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। भारतीयों ने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपने समर्थन देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के जो कट्टरपंथियों थे उनके पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दो कथन दिया गया है, एक ए है और आर है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, और अगर पहला सही है तो उसका स्पष्टीकरण क्या है। मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे, ये है कथन। और कारण इसका क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे तो ऑप्शन ए गलत है, लेकिन आर सही होगा। ठीक है, मुस्लिम भारत में कंपनी के प्रशासन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों के अध्ययन और बढ़ावा के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य था कि कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आधुनिक शिक्षा के। ठीक है, तो यहाँ पे ईसाई धर्म और प्रचारक भी होगा, ये भी थे, ब्रिटिश सरकार भी थे और प्रबुद्ध भारतीय भी थे। ठीक है, 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे थे। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो तीनों ही राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? शिशु हत्या को रोकने के लिए के संबंध में कानून बना था कब? 1795 को, और 1802 यानी 1802 में बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिक और हार्डिंग ने ही लागू किया। तो हार्डिंग ने नरबलि प्रथा को भी खत्म करने के लिए भी कानून बनाया, और ये प्रथा गोंड नाम की आदिम जाति में प्रचलित थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में तो जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, संस्कृत कॉलेज को स्थापित किया था। ठीक है, जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो देश में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी।
रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, औपनिवेशिक काल में अध्योगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे होगा, यानी इसका संबंध शिक्षा से है। औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने औद्योगामी निस्यंदन सिद्धांत या फिर नीचे की ओर छन जाने के सिद्धांत का सहारा लिया। शिक्षा के मद में ली गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सका था, इसलिए ये तय हुआ कि उसे उच्च और मध्यम वर्गों के थोड़े से लोगों पर खर्च किया जाए। तो उन लोगों से आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम उनके ऊपर लेंगे। ठीक है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के प्रमुख उद्देश्य थे। उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? पहला तो दिया हुआ है क्या, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए। दूसरा, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। तीसरा, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। तो इसमें से आपका ये वाला नहीं होगा, यानी भारतीय सरकार में प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करना। इसके लिए ब्रिटिश सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि प्रशासन और बढ़ते ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे और अंग्रेजों की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। लास्ट में पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। ऑप्शन नंबर पहला और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत शामिल किया गया। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया, मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए एक तुच्छ रकम भी नहीं रखी थी। ठीक है, तो ये पूरे 20 क्वेश्चन है, ये चार्टर 1813 का चार्टर एक्ट ही इसका राइट आंसर होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 1 से 2 बार सुनने पे पढ़ने पे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा।